कहते हैं कि वक्त बदलने के साथ लोगों की सोच, तौर तरीके और रिश्तों की परिभाषा भी बदल जाती है। अगर हम आज की बहुओं की बात और पहले की समय की बहुओं की तुलना करें तो ज़मीन आसमान का फर्क साफ दिखाई देता है। पहले की बहुएं परिवार को जोड़कर रखती थी, बड़ों की हर बात सिर माथे पर रखती थी और पूरे घर को अपना परिवार मानकर चलती थी। इसके विपरीत आजकल की कुछ बहुएं ऐसी होती है जो सिर्फ अपने अधिकारों की बात करती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुंह मोड़ लेती है। आज की हमारी यह कहानी इसी कड़वी सच्चाई पर आधारित है। एक लड़की थी जिसका नाम रमा था। उसकी शादी अशोक नाम के युवक से हुई थी। अशोक के माता पिता अपने बेटे से बेहद प्यार करते थे और उसकी हर खुशी का ध्यान रखते थे। लेकिन रमा आधुनिक सोच वाली एक ऐसी लड़की थी जिसे अपने मायके की आज़ादी और ऐशो आराम की आदत थी। शादी के बाद जब रमा अपने ससुराल आई तो उसे ऐसा लगा जैसे इस घर की हर चीज पर, उसके पति पर, इस घर पर और पूरी जायदाद पर सिर्फ उसी का अधिकार है। मायके में वह जिस तरह रानियों की तरह बिना किसी रोक टोक के रहती थी, ससुराल आने के बाद भी उसने अपने तेवर नहीं बदले। उसे यही लगता था कि जैसे उसके माता पिता घर का सारा काम खुद करते थे, वैसे ही उनके सास ससुर भी अपना सारा काम खुद ही करेंगे। उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि एक बहू होने के नाते उसकी क्या जिम्मेदारियां और फर्ज होते हैं। चूंकि वे सास ससुर उनके अपने माता पिता नहीं थे, इसीलिए रमा बिना किसी झिझक के और बिना सोचे समझे उनसे कुछ भी कह दिया करती थी। उसका रोज का यही रवैया बन गया था। वह हर बात पर अपनी सास को टोकती थी। मम्मी जी, आपका यह काम अभी तक हुआ क्यों नहीं? जरा खाने में जरा सी कमी दिखने पर कहती, मम्मी जी, आपने यह खाना ऐसा क्यों बनाया है? इसका स्वाद ठीक नहीं है। सुबह उठने पर ताना देती, मम्मी जी, आप अभी सोई हुई है। साफ सफाई पर उंगली उठाती, मम्मी जी, आपने ठीक से झाड़ू पोछा भी नहीं लगाया है। यहाँ तक कि बात सिर्फ कामों तक ही सीमित नहीं थी। अगर कभी सास ससुर ने अपने बेटे अशोक के लिए प्यार से कुछ अच्छा या मनपसंद खाना बनाकर खिला दिया तो उस पर भी रमा को बेइंतहा गुस्सा आ जाता था। वह सहन नहीं कर पाती थी कि उसके पति को उसके अलावा कोई और प्यार से खाना भी खिलाए। ससुर जी की तबीयत अचानक एक दिन बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उनकी हालत बिगड़ते देख उन्होंने तुरंत अपने बेटे अशोक को फ़ोन करके घर बुलाया। बेटे को घर पर घबराया हुआ देखकर अशोक ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप पापा का ख्याल रखिए, मैं अभी पापा को डॉक्टर के पास ले जाकर दवाई लेकर आता हूँ। अशोक अपने पिता को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की, दवाइयाँ लिखी और साथ ही उनके खान पान को लेकर कुछ खास निर्देश दिए कि उन्हें अब खाने में क्या देना है और किस तरह परहेज रखना है। अशोक जब डॉक्टर से दवाइयाँ और पूरी सलाह लेकर वापस घर आया तो उसने अपनी माँ को सारी बात समझाई। उसने प्यार से अपनी माँ से कहा, माँ, डॉक्टर ने जैसा बताया है बिल्कुल उसी तरह पापा को समय पर खाना खिलाना और यह दवाइयाँ ठीक समय पर दे देना। जब तक अशोक घर पर रहता था तब तक तो रमा डर के मारे या दिखावा के लिए मुंह बंद रखती थी और कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन जैसे ही उसके पति अशोक किसी काम से बाहर गए, रमा का असली और कड़वा रूप सामने आ जाता था। अशोक के जाते ही रमा कड़वी आवाज में अपनी सास से बोली, अरे ड्रामा बंद कीजिए, वो बुढ़ा तो बस नाटक कर रहा है, उसे कुछ नहीं हुआ है। बीमारी का बहाना बनाकर खामखा सबकी नींद खराब करता है और मेरे पति को भी ऑफिस या घर बुलाकर यही बैठा देता है। यही नहीं, रमा का गुस्सा इतने पर नहीं रुका। उसने आगे तंज कसते हुए कहा, और ऊपर से डॉक्टर के कहने पर उन्हें नए नए पकवान और अलग खाना खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में जो रूखा सूखा रखे वही खिलाओ, उसी से ठीक हो जाएंगे। उनके चस्के पूरे करने के लिए हमारे पास फालतू पैसे या चीज़ें नहीं है। यही रमा की ये अपमानजनक और जहरीली बातें ठीक
उसी समय घर के बाहर से आ रहे एक शख्स के कानों पर पड़ गई। वह और कोई नहीं बल्कि रमा के अपने पिता थे। रमा के पिता अपने समधी की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर अपने हालचाल जानने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही वे घर के दरवाजे या खिड़की के पास पहुंचे, उन्होंने अपनी बेटी रमा के मुंह से अपनी ही बुजुर्ग सास ससुर के लिए ऐसी घटिया और अपमानजनक बातें सुन ली। अपनी ही बेटी के मुंह से ससुर जैसे बुजुर्ग इंसान के लिए ऐसी अमानवीय शब्द सुनकर रमा के पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी ही परवरिश पर बहुत बड़ा सदमा लगा कि जिस बेटी को उन्होंने इतने लाड़ प्यार से और संस्कारों के साथ पाला पोसा था, वह दूसरों के बूढ़े माता पिता के साथ ऐसा नीच और क्रूर व्यवहार कर रही है। रमा के पिता ने जब अपनी बेटी का यह क्रूर और बदतमीज रूप अपनी आंखों से देख लिया तो उनका सिर शर्म से झुक गया। उन्हें समझ आ गया कि उनकी बेटी अहंकार में पूरी तरह से अंधी हो चुकी है और वह किसी बुजुर्ग की इज्जत करना नहीं जानती। तभी उनके मन में एक योजना आई कि इस बिगड़ल बेटी को सही रास्ता दिखाने और सबक सिखाने का यही सही वक्त है। अंदर गए, चुपचाप थोड़ी देर बाहर ही रुके और फिर सामान्य चेहरा बनाकर घर के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने अशोक के माता पिता से मुलाकात की और फिर बड़े सहज भाव से बोले, समधी जी, घर में त्योहार है और अभी शादी के बाद का पहला त्योहार है, इसीलिए मैं अपनी बेटी रमा को कुछ दिनों के लिए अपने साथ मायके ले जाने आया हूँ। रमा के माता पिता इससे सम्मानजनक और सीधे साधे स्वभाव के आगे कि कोई शक भी नहीं हुआ। अशोक के माता पिता ने खुशी खुशी अनुमति दे दी और कहा, अरे इसमें पूछने की क्या बात है समधी जी, बेटी आप ही की है, इसे आप साथ ले जाइए और अच्छे से त्यौहार मनाइए। इसके बाद रमा भी खुश हो गई। उसे कुछ दिनों के लिए ससुराल के इन झंझटों और बीमार बुड्ढों से छुटकारा मिल रहा है। वह तुरंत अपना सामान पैक करके अपने पिता के साथ मायके के लिए रवाना हो गई। रमा का परिवार काफ़ी बड़ा था। उसके मायके में उसके 2 भाई और उनकी 2 पत्नियां यानी 2 भाभियां थी। घर में सब लोग मिलजुल कर रहते थे। रमा जब मायके पहुंची तो वह बहुत खुश थी। उसे लगा कि अब वह अपनी मर्जी से रानी की तरह रहेगी, लेकिन जैसे ही उसने घर का हाल देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि माँ का कमरा जो पहले हमेशा साफ सुथरा रहता था, उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। बारिश के मौसम की वजह से उस कमरे में लगातार पानी टपक रहा था और दीवारों से पानी अंदर आ रहा था। उसकी माँ का वह कमरा अब उसके बड़े भैया और अपनी बड़ी भाभी ने अपने कब्जे में ले लिया था और माँ को वहाँ से हटा दिया था। उस कमरे में न तो रोशनी थी, न कोई पंखा चल रहा था, यहाँ तक कि सोने के लिए ढंग का पलंग या गद्दे भी नहीं थे। उसके माँ को जमीन पर ही सोना पड़ रहा था। जब रमा ने अपनी दोनों भाभीियों का यह बदला हुआ और सख्त रवैया देखा तो वह गुस्से से लाल हो गई और उसने तुरंत अपनी भाभीियों से सवाल करना शुरू कर दिया, यह क्या है, बदतमीजी है। माँ के कमरे में पानी आ रहा है और आप 2 लोगों ने उनका कमरा क्यों छीन लिया? माँ इस तरह इस अंधेरे और टूटे फूटे कमरे में जमीन पर कैसे सोएगी? रमा की भी यह बात सुनते ही बड़ी भाभी तंज कसते हुए बोली, अरे दीदी, बुढ़ापे में माँ बाप को अच्छे कमरे की क्या ज़रूरत? दिन रात उनकी खांसने छींकने की आवाज़ें कौन झेले? इसीलिए हमने इनका कमरा ले लिया। यह सुनकर रमा गुस्से से तड़क उठी। उसने तुरंत अपनी बड़ी भाभी और पास ही खड़े बड़े भैया की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? यह घर हमारे माता पिता का है और तुम इनके साथ ऐसा सलूक कर रही हो? भैया, आप दोनों खड़े होकर तमाशा देख रहे हो, कुछ कहते क्यों नहीं इन्हें? यह सुनकर छोटी भाभी आगे आई और अकड़ कर बोली, शर्म करो, शर्म आनी चाहिए दीदी, अब इस घर की मालकिन है, इस घर पर सबसे पहला अधिकार हमारा है। अगर रहना है तो इसी हाल में रहे, वरना दरवाज़ा खुला है, जहाँ जाना है जाए। आप यहाँ मेहमान बनकर आई है, 2-3 दिन रहिए और घर चले जाइए। यह सुनकर रमा का दिल अंदर से कांप उठा
उसने गुस्से और उम्मीद भरी नजरों से अपने पिता की तरफ देखा और कहा, पापा, आप अभी भी चुपचाप क्यों खड़े हैं? आप इन्हें बताते क्यों नहीं है यह घर सबसे पहले आपका है? जब पिता चुप रहे तो रमा से रहा नहीं गया। उसने हताश होकर कहा, पापा, आप आपके आखिर चुप क्यों हैं? ऐसी बदतमीज बहुओं को तो एक जोरदार थप्पड़ मारना चाहिए। रमा के मुंह से यह बात निकलते ही उसके पिता का सब्र टूट गया। उन्होंने बिना देर के अपना हाथ उठाया और रमा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। धड़ाम! पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। रमा अपने गाल पर हाथ रखकर सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह फबक कर बोली, पापा, मैंने तो सिर्फ अपनी माँ के लिए आवाज़ उठाई थी, फिर आपने मुझे क्यों मारा? पिता के आंखें गुस्से से और पछताव से लाल थी। उन्होंने कांपते हुए आवाज में कहा, तुझे मारना इसीलिए पड़ा क्योंकि जो दर्द आज तुझे अपनी माँ बाप के लिए महसूस हो रहा है, वही दर्द कुछ दिन पहले तूने अपने बीमार और सीधे साधे सास ससुर को दिया था। पिता ने कड़े शब्दों में खुलासा किया। जिस दिन मैं तुम्हारे घर आ रहा था, मैंने खिड़की से बाहर खड़े होकर तुम्हारी वो सारी बातें सुन ली थी। जब तुम अपने बीमार ससुर को बुढ़ा नाटक करने वाले कह रही थी। अगर मैं उस वक्त वहाँ नहीं पहुँचता तो तुम्हारे उस अमानवीय व्यवहार से तुम्हारे ससुर जी की जान भी जा सकती थी। पिता ने आंसुओं के साथ कहा, रमा, तूने दूसरों के माता पिता को तड़पाया और आज जब अपनी माँ पर आँच आई तो तेरी चीख निकल आई। यह कर्म है रमा जो लौट कर वापस आता है। वह सच सुनकर रमा जमीन पर बैठ गई। उसे समझ आ गया कि दूसरों को दर्द देने से पहले इंसान को खुद उस दर्द से गुजरना ही पड़ता है।